उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाने भविष्य की परीक्षाओं के लिए study@उत्तराखंड द्वारा टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमने कल उत्तराखंड अपर पीसीएस 2022 जिसका नोटिफिकेशन 2021 में निकला था, उसका जीएस का पेपर का हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम बाकी 50 करेंगे दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में फिर बाकी 50 करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसके लिए एक्सप्लेन भी करना आवश्यक है। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ज़रा सा भी तो एक नॉर्मल से हो जाएगा। आंसर बता के निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कुछ उसमें से फैक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते। मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, पर फैक्ट को क्लियर करना और नए जानकारी को निकालना भी आवश्यक है। अदरवाइज़ आप भी पुराना पेपर कहीं से भी डाउनलोड कर कर और आंसर की से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उनके बाकी ऑप्शन और नए फैक्ट को फाइंड आउट ना करें। तो ठीक है, इसी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 50 तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड में लोकसभा से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। तो और पांचों सीटों का नाम मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। इन पांचों सीटें में जो अल्मोड़ा की सीट थी, जो अल्मोड़ा की सीट है वो एससी हेतु आरक्षित है। ये मैंने लोकसभा की बात बताई आपको कल, और आज भी आपको इस बारे में थोड़ा सा जानकारी देके आगे निकलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबिन टैक्स कहाँ लगाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इस बार उत्तराखंड अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में जो टैक्सेशन सिस्टम है या आप कहें इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोबिन टैक्स किन पर लगाया जाता है? तो टोबिन लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। ठीक है, टोबिन टैक्स आप मान के चलिए आप विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो भारत सरकार एक टैक्स का आरोपण करती है उस पर, तो उसे कहा जाता है टोबिन टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीएमसी मंडियां, जिनको बोला जाता है राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। एपीएमसी मंडियां जो होती हैं राज्य सरकार में, जितनी मंडियां होती हैं वही उनके द्वारा उत्पादों के बाजार को नियमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में आपको सभी लोग जानते होंगे, पहले एक योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया 2015 में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो सही बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, यह बिल्कुल सही है। हमें क्या निकालना है? सही नहीं है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। देखिए, वैधानिक निकाय वह निकाय होता है जो किसी संसद के अधिनियम द्वारा उसका अधिनियम करके उसे लागू किया जाता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये एक किसी भी अधिनियम के द्वारा ना अनुशंसित होकर इसका निर्माण अगस्त 1954 में भारत सरकार के एक कार्यपालिक संकल्प के द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट आउटलाइन में की गई थी। इसलिए योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा कि इन्होंने बोला है कि यह एक वैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ना तो ये संवैधानिक निकाय है ना ही ये वैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, ये जो लास्ट में लाइन दी गई है, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान काफ़ी हद तक ठीक है, परंतु अभी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई थी। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जो आपकी एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी आखिरी बैठक 27 दिसंबर 2012 को की गई थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट का शासन था। वो भी इसलिए की गई थी कि
12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 17 तक का निर्धारित किया गया था, उसके लिए ही ये बैठक आयोजित की गई थी। तो इतने सारे फैक्ट मुझे आपको बताने थे, तो उम्मीद करता हूँ मैं इसमें सफल हुआ होऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो हमें क्या निकालना है? आप जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्लो पढ़ के लास्ट का देखिएगा क्या पूछ रहा है कि ये था या नहीं था। तो अगर था है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं के नीचे खाली एक आप रेड मार्क लगा दीजिए बस। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या था? गरीबी को घटाना, ठीक है, बिल्कुल शामिल था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैंगिक असमानता को कम करना, बिल्कुल ठीक है। रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, बिल्कुल ठीक है। ये पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए की गई थी, तो 11वीं आप अपने आप समझ सकते हैं। आप 12 - 5 करेंगे तो 2007 से 12 तक के लिए ये निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो क्या सही है? या किसी भी देश को कर देता है, बिल्कुल सही नहीं है। या सिर्फ विकासशील देशों को कर देता है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। या देश के केंद्रीय बैंक को कर देता है, ये भी सही नहीं है। या सिर्फ सदस्य देशों को कर देता है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी की एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होता है? अगर भारत देश की मुद्रा मान के चलिए डॉलर के सापेक्ष में, आज मान के चलिए अगर $1 का मूल्य 72 रुपये है और कल की डेट में $1 का मूल्य 51 रुपये आ जाता है, इसका मतलब हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ा है, ना कि घटा है। समझिए, उसके सापेक्ष में हमारी मुद्रा का मूल्य घटा है। ठीक है, तो हम $1 खरीदने के लिए हमें सिर्फ 51 रुपये देने पड़ेंगे। पहले 72 रुपये देने पड़ते, अब 51 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, ओके। अब इसी में अगर आप कहते हैं मुद्रा का मूल्यह्रास, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता। अगर हमारा $1 वर्तमान में 72 रुपये है, कल को अगर 82 रुपये हो जाता तो हमारे मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है। ठीक है, और एक और टॉपिक इसमें है मुद्रा का अवमूल्यन। जब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य घटाया जाता है, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अगर मुझे कम पैसे देकर ज़्यादा सामान कहीं से मिल रहा है, मतलब उसकी चीज़, अब मेरी मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, मुझे कम पैसे देकर ज़्यादा सामान मिल रहा है, तो मैं क्यों ना सामान खरीदूंगा उस देश से। इसलिए कभी कभी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। चाइना यही करता है, हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है, और यही कारण है कि चाइना से बनी हुई चीज़ें सस्ती होती है। इसके और भी कारण है, बट इसका एक बहुत अच्छा एक कारण उदाहरण ये भी है कि वो मुद्रा का अवमूल्यन करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुद्रास्फीति बंधक पत्र के धारक को लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। मुद्रा स्थायी आय से लाभ पहुंचाती है, ये भी गलत है। उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, इसका सिंपल सा आंसर है मुद्रास्फीति को आप सिर्फ इस बात से समझिए कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य महंगाई से है। ठीक है, अगर आज मैंने किसी इंसान को 1 लाख रुपए दिया, ठीक है, आज के मूल्य में 1 लाख रुपए उधार दिया मैंने उसको, और उसको ये बोला है कि आप मुझे 1 साल बाद आप मुझे इसका 1,10,000 वापस लौटाएंगे। ठीक है, ओके, जो इसका मतलब है। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या हो जाता है, मान के चलो 1 साल बाद महंगाई बहुत बढ़ जाती है। महंगाई मतलब मुद्रास्फीति मतलब बढ़ गई, मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई 10% बढ़ गई। ठीक है, महंगाई 10% बढ़ गई। जो मुझे 1,10,000 अगले साल मिलने वाला था 1 लाख के उसके एवरेज में, बट इसकी वैल्यू 10% और बढ़ने से प्लस 10% और हो गई। ठीक है, तो इसका 10% जोड़ेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लगभग इसका
1,18,000 या 19,000 के आसपास आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं समझाने का जो मकसद है, अभी मैं मैथ में नहीं पढ़ रहा फिलहाल में, मुझे 1,00,000 का, ठीक है, मैंने तय किया था 1,00,000 का 1,10,000 मेरे को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने से मेरे 1,00,000 का मूल्य लगभग 1,18,000 हो गया है। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ने से, लेकिन मेरे को वो जिसने उधार लिया है वो मेरे को कितना वापस करेगा, इतना ही तो वापस करेगा, वो ये थोड़ी वापस करेगा, क्योंकि तय उससे यही हुआ है। तो इसलिए मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने से जो बंदा उधार लेता है उसे हमेशा फ़ायदा होता है। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ था? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जब एलपीजी मॉडल लाया गया था, ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, उसके बाद से हमारे विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और एफडीआई का अंतर्प्रभाव बढ़ गया था हमारे देश में, एक अथाह रूप में एफडीआई आया था। ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी उसमें हमारे अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और वित्त मंत्री थे, और साथ में उस समय हमारे नरसिंह राव हमारे पीएम थे, श्री नरसिंह राव जी हमारे पीएम थे, और उस समय ये लाया गया था पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि एफडीआई का प्रभाव भी बढ़ा और विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई। जीडीपी में कृषि का योगदान नहीं बढ़ा, और जीडीपी का कृषि में योगदान आज भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में किसे आवंटित किए जाते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर का आप सिंपल से आप समझिए कि अपने कर्मचारियों को, जो आपका प्रोडक्शन दिन रात बढ़ाने में लगे हुए हैं, अगर उस कंपनी के कर्मचारी को कुछ कंपनी की हिस्सेदारी दे दी जाए, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, अगर उसको आपने हिस्सेदारी दे दी तो वो और उससे मतलब क्या कहते हैं, और भावना से काम करेगा कि कल को अगर उसने 1 रुपये का शेयर खरीदा है तो कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 रुपये होता है तो उसे भी 1 रुपये मिलेगा अपने सैलरी के अलावा। तो वो और कंपनी के लाभ के लिए और उसकी तरक्की के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ कंपनी मतलब अपने कर्मचारियों को मतलब उनके क्या कहते हैं, उनका मोरल अप करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर जारी करती है, जो सिर्फ कंपनी के कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, जो सक्षम होते हैं खरीदते हैं और अपना इसको यूज़ करते हैं, तो ये कंपनी के कर्मचारी को होता है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी? गेहूं, चावल, दालें, इन सभी के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव बोला जाता है। ठीक है, अधोगामी को डिग्रेसिव बोला जाता है। ठीक है, और इसको अनुपाती को प्रोपोर्शनल बोला जाता है, और प्रतिगामी को बोला जाता है रिग्रेसिव। थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश के टर्म को देखेंगे तो इसको समझना आसान हो जाता है। जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव मतलब जो आपका टैक्सिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये है जिसकी इनकम ज़्यादा, ठीक, टैक्स भी ज़्यादा, आप जानते होंगे। ठीक है, भारत में यही होता है, जिसकी इनकम ज़्यादा उसको टैक्स भी ज़्यादा। ठीक है, और जो आपका प्रतिगामी होता है, रिग्रेसिव होता है, उसकी में क्या होता है, इनकम कम वाले को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? प्रगतिशील। इसका आंसर प्रगतिशील हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? ठीक है, जो इसमें छठी पंचवर्षीय योजना थी 1978 के बाद 80 तक जो था, इसके बीच के जो पंचवर्षीय योजना थी, इसी को यह रोलिंग प्लान कहा जाता है। ये होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मूल्य क्या होता है? अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय में से जो आपका घिसावट है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है, उसको आप घटा देंगे तो ये इसका आंसर निकल आएगा, एनएनपी निकल आता है। नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको शॉर्ट में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदाहरण क्या है और क्या नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो तरीके से होता है।
ठीक है, जैसे आप एफडीआई बोलते हैं एक को, ठीक है, और एक को बोलते हैं एफपीआई, ठीक है, ये दो तरीके से होता है, ठीक है। एफडीआई जब भी किया जाता है, ठीक है, तो एफडीआई का मतलब ये होता है कि जैसे आपने वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई उत्पादन करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आप जब इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आपने एक फैक्ट्री लगा दी, आपने एक फैक्ट्री लगा दी, तो फैक्ट्री के लिए क्या होगा, आप पहले बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए आसपास का एरिया डेवलप करेंगे, रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, फिर मैन पावर को उसमें लगाएंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन को उसी देश में यूज़ करेंगे या फिर प्रॉफिट लेके अपने देश में उसको भेजेंगे। एफडीआई ये तो होगा आपका एफडीआई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका किसी कंपनी में या उसका डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा नहीं लगाते हैं, वो देश के सीधा शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उनके बॉन्ड खरीद लिए, उससे क्या होता है कि वो अपना उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदे, और जब उनको लाभ होता है वो लाभ कमा के वो बेच के निकल जाते हैं, तो उसे बोला जाता है एफपीआई। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन, एक सेकेंड, फॉरेन, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप अंतर समझ गए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, एफडीआई में मूलभूत संरचना का विकास होता है और एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट एक में मूलभूत संरचना का विकास होता है, दूसरे में सिर्फ शेयर मार्केट या बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर प्रॉफिट लेकर उस देश से निकलने की भावना निहित होती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि एफडीआई का उदाहरण नहीं है, अब मैंने आपको अच्छे समझा दिया। देखिए अब विदे इस सब क्वेश्चन में समय लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो मैं आज पूरे क्लास में अगर एक क्वेश्चन की आपने निकाल लिया, उसको ग्रैब कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को, तो मैं समझूंगा कि मेरी समझाने की ना वर्थ पूरी हो गई है, ठीक है। तो विदेश में मौजूद, मान के चलो विदेश, अब भारत जो बाहर का निवासी है, कोई बाहर का निवासी, उसके लिए भारत विदेश हुआ, तो मैं भारत को विदेश मान के चलता हूँ, तो विदेश में, अब विदेश की जगह मैं भारत का इस्तेमाल करता हूँ, भारत में मौजूदा कपड़ा मिल का अधिग्रहण, अगर कोई बाहरी बंदा भारत में आकर कपड़ा मिल का अधिग्रहण कर लेता है, तो कपड़ा मिल का अधिग्रहण क्या करेगा, मतलब कोई कंपनी के कपड़ा मिल होगी, उसको अधिग्रहण कर कर उसमें जो भी फिर डेवलपमेंट करेगा, फिर उसको रिस्ट्रक्चर खड़ा करेगा और उसको बढ़ाएगा या उसको चलाएगा, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो भी एफडीआई का उदाहरण बिल्कुल है, ठीक है। फिर क्या है, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, ये मैं आपको बता दिया कि भारत में अगर पूर्ण स्वामित्व वाली किसी फर्म का निर्माण करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो एफडीआई के अंतर्गत आएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, विदेश में फार्मा कंपनी, जैसे भारत में कोई फार्मा कंपनी है, उसके बॉन्ड और शेयर बेचे गए हैं, उसको खरीदता है, तो मैंने इसको क्या बोला, ये आता है आपका एफपीआई, ठीक है, ना कि एफडीआई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 65 का सी, एक सेकेंड 65 का सी इसका आंसर हो जाएगा। आपने बॉन्ड या शेयर खरीदे, स्टॉक मार्केट खरीदा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपका एफपीआई का उदाहरण हो जाएगा, ना कि एफडीआई का। और एक लास्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, विदेश में नए स्टील का संयंत्र का निर्माण, बिल्कुल सही है। विदेशों में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, स्टील प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, मूलभूत संरचना का विकास कर रहे हैं, तो वो भी एफडीआई के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब मैं मानता हूं कि आपको एफडीआई और एफपीआई में अंतर समझ आ गया होगा। थोड़ा समय लग गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके, ठीक है, मतलब हमेशा इसकी आलोचना की जाती है कि यह देखो, अब कहता है कि यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, आलोचना की जाती है, ठीक है। यह सभी सदस्य देशों की संप्रभुता को कारण करता है। भैया सदस्य देश ही ये किसी चीज़ को बनाते हैं, उसमें पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका होता है, ठीक है। उसको संस्था को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान सदस्य देश ही करते हैं, योगदान का मतलब फाइनेंशियल योगदान। यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि स्वतंत्र व्यापार चलता रहे और व्यापार की एक रास्ता बनी रहे पूरे विश्व में, ठीक है। इसके लिए भी कभी कभार इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन इस बात की कभी भी इसकी आलोचना नहीं की जाती कि इसके पास देशों के बीच व्यापारों को, विवादों को निपटाने का कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 66 का ए।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो तब उधार की राशि बिल्कुल ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। तो 67 का इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूएनडीपी ने यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? ठीक है, तो ये हुई 2010 में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत का स्थान लिंग असमानता सूची में कितना है वो आपको याद रखना जरूरी है। वर्ष 2022 में 132वें स्थान पर था है। ठीक है, ये हो जाएगा। ओ माफ़ कीजिएगा, 132 में नहीं, 135वें स्थान पर। ठीक है, 135वें स्थान पर भारत का स्थान हो जाएगा। लिंग असमानता और आपका जो है शांति सूचकांक, इन दोनों में मैं लिख देता हूँ। वैसे भी एक ये सूचकांक पे वीडियो आने वाली है, जैसे कल हमने नोबेल प्राइज़ की वीडियो आपको डाली थी, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, और इसके लिए भी आएगी। कुछ प्राइजेस और रह जाएगा, ग्रैंड स्लैम लगेगा, उसके लिए वीडियो आने वाली है, तो वो भी आज शायद रात को आ जाएगी। वो लिंग असमानता सूचकांक में 135 स्थान पे है, और शांति सूचकांक में भी भारत का स्थान 135वां है। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? ये वर्ष 2020 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटी कहलाती है? ये सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। जब गवर्नमेंट के पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उस समय वो सरकारी प्रतिभूतियाँ आरबीआई के माध्यम से बैंकों को देता है और बैंक इसको खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा, ये विश्व बैंक से संबंधित है। ठीक है, ओके। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में किस कर को समाप्त कर दिया गया था? इसको वैट को समाप्त कर दिया गया, जो 2005 में आया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था, जिसे है हम मूल्य, जिसे ही हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सीबीआरआई स्थित है, ओएनजीसी स्थित है, बीएचएल स्थित है, एचएल नहीं स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ खास बताने लायक था नहीं इसमें, तो वैट अभी बता दिया 2005 में। ठीक है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड लोकसभा आयोग का पैटर्न है, जो पीसीएस के एग्ज़ाम है या लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है, उसके जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन उठा लेता है, और ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से एक है जो एग्ज़ाम में, आगे वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मुझे बताना ज़रूरी है आपको। इसका आंसर सही हो जाएगा 9 जिले। 9 जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। इन जिलों के नाम मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इधर से पिथौरागढ़ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इधर से आपका पूर्वी दिशा से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप चंपावत, ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है, फिर आपका बागेश्वर, ठीक है, फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा के बाद चमोली ले लीजिए, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये हो गया आपके 6 हो गए, और 6 के बाद पौड़ी, पौड़ी और टिहरी गलवाड़। ठीक है, ये आपके 9 ज़िले हो गए। इन 9 ज़िलों में ही चाय विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किन जिलों में चालू किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, या इन चारों में ऑप्शन दे देगा इनमें से किन जिलों में चालू नहीं किया गया है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें 2 पर्वतीय जिले ही बसते हैं, मतलब पर्वतीय या सेमी पर्वतीय, जैसे उधम सिंह नगर हरिद्वार में तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बसते हैं एक देहरादून, ठीक है, और एक बचता है उत्तरकाशी। इन देहरादून भी आप पर्वतीय नाम मान के चलिए, ठीक है, आपको देहरादून कुछ क्षेत्र में चाय की खेती की जा सकती है, या पर्वतीय का थोड़ा मैं हिस्सा मान लेता हूँ दून घाटी को, बट इन 2 डिस्ट्रिक्ट का को खासकर ध्यान रखना, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में, और ज़्यादा खासकर उत्तरकाशी में। ठीक है, ये आपका संचालित नहीं किया गया। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रकार के बैंकों की संख्या उत्तराखंड में 2020-21 में न्यूनतम थी? तो जिला सहकारी बैंक इसका आंसर सही हो जाएगा।
आनुवंशिकता का जनक बिल्कुल सही पता, सबको जानते हैं, जोहार ग्रेगर मेंडल। ठीक है, कल ही इसी का मैंने आपको याद भी करवाया था थोड़ा सा, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार जो आगे आएगा उसमें बता दूंगा आपको मैं। रामसर स्थल क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ 1971 में। ठीक है, ईरान में, ईरान, क्या ईरान में नहीं लिखा रहा सही से, ईरान के रामसर नामक स्थान पर। ठीक है, विश्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। वर्तमान में अगर भारत में बात करें तो 78 वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ हो चुकी हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है उत्तराखंड में कौन सी स्थान को आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। तो जो हमारा आसन बैराज है, आसन बैराज, ठीक है, इसको 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको फिर ध्यान रखना है। और आसन बैराज की स्थापना, निर्माण कब हुआ? आसन बैराज का निर्माण, ये निर्माण हुआ 1967 में। ये भी एक अच्छा फैक्ट निकल के आता है। स्थापना, निर्माण स्थापना दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन की प्रकृति कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। स्थापना हुई इसकी 2005 में, निर्माण हुआ 1967 में। ठीक है, और अभी आपको हमने बताया है कि 2020 में ये इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। अच्छा, एक और फैक्ट निकल जाएगा इसमें, ये भारत की 38वीं जो है, 38वीं रामसर साइट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी मैंने चीज़ें आपको इस रामसर स्थल के फैक्ट से निकाल के दे दी है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये आ गया 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार। आप याद मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसका याद करिए 2022 का, जिसका मैंने आपको कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी मैंने, शार्पलेस और मेंडल, ये शॉर्ट ट्रिक है। शार्पलेस मेंडल आप याद रखिएगा। ठीक है, शार्पलेस मेंडल से आपको दोनों का नाम आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके देखिएगा। ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या है कि ये 3 लोगों को दिया गया है, वर्ष 2022 का जो है ये 3 लोगों को दिया गया है। तो उसमें से 2 नाम आपको बता दिए मैंने, एक का नाम है शार्पलेस, एक है मेंडल। पूरा नाम आपको नहीं बताया मैंने, शॉर्ट नेम बताया है, शार्पलेस और मेंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, अब 2022 में जो है ये आपका आयोजन हो चुका है COP27 का। ठीक है, ये हुआ था मिस्र में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को बोला जाता है ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन आयोजन किया जाता है। और अब अगला भी एक निकल के आता है कि COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा UAE। अगर आप ये 2021 वाला नहीं याद रखेंगे चलेगा, तो इन दोनों को याद रखना जरूरी है कि COP27 कहाँ हुआ था और COP28 कहाँ होने वाला है। ये मिस्र में हुआ था, UAE में हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रकृति चिन्ह है महाकाय पांडा। बिल्कुल ठीक है, सॉरी। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार है। देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है भारत रत्न। ठीक है, अब इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, सिंपल इसका तरीका यही है। इस भारत रत्न के बाद कौन आएगा? जिसका नाम जितना बड़ा वो उसी नंबर पे। इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसमें बड़ा कौन है? पद्म विभूषण लग रहा है तो ये दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। इन तीनों में ये पहले नंबर पे होगा, टोटल में ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे पे इसका बड़ा नाम आता है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। पद्मश्री चौथे नंबर पे हो जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले उत्तराखंड की 3 महिलाओं को पद्मश्री दिया गया है। अगर समय होगा तो आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन महिला को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग होता है। गामा किरणों को FSI गोदाम में इस्तेमाल किया जाता है। कीट पतंगों को दूर करने के लिए सोनार तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है आपका समुद्र तल के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक है, झूम क्या है? एक प्रकार की खेती का नाम है जिसमें जब जंगलों को नष्ट करके आप वहाँ पे खेती करते हैं और उसके बाद जब मिट्टी की उर्वरता क्षमता ख़त्म हो जाती है तो फिर
उसको आगे बढ़ जाते हैं, फिर और जंगलों को काटा जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो वो हो जाता है चालक, मतलब कंडक्टर। जितना उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, प्रतिरोध कम होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सी फॉर कैपेसिटर होता है, मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? केचुआ होता है। स्कर्वी की रोग किस विटामिन की कमी? ये सब आपको पता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? बिल्कुल शर्करा से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, आनुवंशिक अभियांत्रिक प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिरिका कोली व एग्रोबैक्टीरियम। इसी रिगार्डिंग शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बीटी बैक्टीरिया को क्वेश्चन आया था पटवारी वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा संबंधित जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, बीटी बैक्टीरिया जैसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसका संबंध भी इसी से ही है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहा जाता है? उसे इकोटोन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे आए थे, ठीक है। तो अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। देखिए, यदि एक इनपुट हाई 1 है और आउटपुट भी हाई है तो गेट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमेशा और गेट होता है। कैसे होता है? इसके लिए क्या होता है, एक सारणी बनती है, तो और गेट के लिए एक सारणी होती है, ठीक है, जिसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल कहते हैं, तो उसकी सारणी में मान चलिए ये सारणी है, ठीक है, और ये आपकी सारणी है, ठीक है। तो अगर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा ए प्लस बी होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक इनपुट ए हो गया, दूसरा इनपुट बी हो गया, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा ए प्लस बी आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर 1 को हम हमेशा हाई इनपुट बोलते हैं, ठीक है। 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। अगर इनपुट 1 है तो ए प्लस बी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 1 है तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 1 है तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जगह नहीं बची तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर 0 0 दोनों इनपुट लो हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा, मतलब आउटपुट भी लो हो जाएगा। 1 को आउटपुट हाई बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए। तो अब देखिए, यदि कोई इनपुट 1 है, ठीक है, हाई है, और आउटपुट भी 1 है, तो 1 + 1 ये 1, ठीक है। मैथ वाला 1 नहीं है, ये लॉजिक गेट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप ये मत कहिए 1 + 1 1 कैसे हो गया, तो ये लॉजिक गेट की बात चल रही है। तो और गेट में क्या होता है, हाई इनपुट में हाई इनपुट जोड़ेंगे तो हमेशा आउटपुट भी हाई ही आएगा, मतलब 1 आएगा। या कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, मान के चलिए यहाँ पे 0 भी है, तब भी ये 1 रहेगा। तो ये इसका आंसर और गेट होगा, ठीक है। इसका आंसर और गेट होगा। अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो है, ये मार्क है, ये जो आपका पिक्चर है, ये और गेट का है, ठीक है। और ये वाला भी और गेट का हो गया, ठीक, ये भी और गेट का हो गया। ये नैंड गेट का है, ठीक है। तो और गेट का तो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, पहले हम इनको सॉल्व करके चलते हैं, ये इस नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है, उसको भी रोक के चलते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये और गेट है, ये दोनों और गेट हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखिए, ये तो एक तो हाई है ही, 1 का मतलब हाई इनपुट, ठीक है। और बी की जगह 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेकिन चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट तो हमेशा 1 ही आएगा इसका, आप समझ गए, क्योंकि हाई रहेगा। मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर बताया कि इनपुट अगर लो हो, एक इनपुट भी अगर हाई है तो आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मतलब एक, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब इसके लिए जो इनपुट है 1 हो गया, एक इनपुट 1 हो गया, ठीक है। अब नैंड गेट में क्या होता है कि जो इनपुट है और उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होकर, जैसे एक इनपुट इसका ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्सल को इसी को बोला जाता है नैंड गेट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
अब यहाँ पर मान के चलता हूँ कि अब इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए की जगह तो ए है और बी की जगह क्या है, 1 है, ठीक है। बी की जगह 1 है और इसका आउटपुट आ जाएगा ये, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर तो इनपुट आ गया मेरे को 1, इधर आ गया ए के साथ 1 का गुणा किया तो यही रह गया, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला फिर से ये और गेट आ गया, और गेट में अगर एक भी इनपुट हाई है, अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, आप बस समझिएगा। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब हमारे पास एक इनपुट हाई आ गया मतलब 1 आ गया तो हमेशा इसका आउटपुट 1 ही आएगा। ये आपको पहले बताया और गेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर अगर मान के चलो 0 होता तो अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तब हम क्या करते, इनको आपस में जोड़ देते। तो अभी लेकिन जब हमारे पास यहीं पर 1 है तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो ये और गेट में आउटपुट हमेशा 1 होगा, जैसे आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको उससे लिंक करके ये क्वेश्चन बता दिया। तो इसका कोई ज़्यादा, इसका जो नैंड गेट का इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। और एक होता है एंड गेट, ठीक है। नैंड गेट से पहले एंड गेट ही बनता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आउटपुट ए है, इनपुट बी है, तो आंसर हमेशा सॉरी इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो आउटपुट ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैं आपको एंड गेट ही बता दिया शॉर्ट में, जितना समय था समय के अकॉर्डिंग आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट 96 OSI रेफरेंस मॉडल। अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये मैंने जो आपको समझाया है अगर नहीं समझ आता है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं जो लॉजिक गेट है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के भी आपको मैं समझा सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं इसको बना के समझने से मतलब है। OSI रेफरेंस मॉडल में किस लेयर पर IP एड्रेस का इस्तेमाल होता है। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, उसे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो क्या होता है, किस लेयर पर प्रयोग होता है, वो होता है नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक मेमोरी है। रैम को प्राथमिक कहते हैं, रोम को द्वितीयक कहते हैं, ठीक है। रैम आप टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये रोम होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है। CPU में कंट्रोल डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, आपके जो आप इनपुट आप डालते हो, ठीक है, उसको आपकी जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम यही करता है, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, ठीक है। ये CPU के अंदर इंस्टॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे, ये कल्याण सिंह रावत जी थे, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दूं कि वर्ष 1990 और 95 के दशक में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, वृक्षों का संरक्षण करने के लिए हमारी भावना को इस्तेमाल किया, हमारे रीति रिवाजों को इस्तेमाल किया। जैसे मान के चलिए उन्होंने बोला कि जब भी शादी होगी लड़का लड़की की तो वधू पक्ष द्वारा, वर और वधू द्वारा एक पौधे का लगाया जाएगा अपने मायके में, और उस पौधे का या उस वृक्ष का ध्यान, उसका लालन पोषण मायके पक्ष द्वारा किया जाएगा। तो एक तो लड़की के द्वारा जब लगाया गया कोई पौधा है तो मायके वालों की उससे मतलब एक भावनात्मक से रिश्ता जुड़ जाता है, तो उसका देखभाल भी होती है। इस प्रकार से ये आंदोलन बहुत सफल हुआ। इससे कोई शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया, कल्याण सिंह रावत द्वारा चलाया गया था। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है, इसका बाकी हम 50 कल की वीडियो में करेंगे। उत्तराखंड में किस स्थान में मौसम विभाग ने एक डॉपलर रडार की स्थापना करी थी। ये पूरा ओल्ड क्वेश्चन होगा, इसके मुक्तेश्वर ने करी थी। तो ये आज के हो गए 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, कुछ मैंने फैक्ट और कुछ नई चीज़ें आपको निकाल के दी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।